ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, लास्ट पिछले कुछ दिनों में आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए गए थे और टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस पे आप लोगों ने काम भी किया था। तो काफ़ी जगह पे आपके आंसर ठीक आ रहे थे, कुछ जगह पे आपको डाउट भी था। तो क्लास से पहले अपन इन लास्ट क्वेश्चंस पे एक बार डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 वाला। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इन एन इन विट्रो एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं वो हमने लेबल्ड लिए हैं। ए रिसर्चर इज ट्राइंग टू एनालाइज द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा, ओबियसली स्ट्रैंड बनता है, कि न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। तो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे उनके बारे में जानना चाहता है बाय रिजॉल्विंग द प्रोडक्ट्स। देखो, रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता है तो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर लेना, कि पुराना स्ट्रैंड अलग हो जाए, नया स्ट्रैंड अलग हो जाए, दिस इज रिजॉल्विंग। और इसके लिए क्या होता है कि जो बेसेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटसन क्रिक पेयरिंग करते हैं। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है नया स्ट्रैंड और टेम्पलेट है पुराना स्ट्रैंड, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है यूजिंग यूरिया एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसने दो काम किए हैं। पहला इन्होंने यूरिया यूज़ किया है, तो जो वीक इंट्रैक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके बाद में सेकंड वर्क इन्होंने किया है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनका सेपरेशन किया जाता है। तो नया स्ट्रैंड बना, उसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रन कराया गया। तो ये कुछ वर्किंग इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने की है। देखिए, जो पहला एक्सपेरिमेंट है, इन वन एक्सपेरिमेंट सेटअप आरएनएज एच वाज एडेड। तो जो सेट 1 है उसमें आरएनएज एच प्रेजेंट है। तो आरएनएज एच प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि ये प्राइमर को रिमूव करेगा, और प्राइमर रिमूवल होने का मतलब रहेगा कि जो न्यू स्ट्रैंड बना है, न्यू स्ट्रैंड वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने का मतलब उसके प्राइमर हटा दिए जाएंगे। प्राइमर हटाने के बाद में जो गैप है वो सिंथेसाइज भी हो जाएगा पॉलीमरेज के थ्रू, और फाइनली जो निक है वो सील हो जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट स्ट्रैंड बनेगा, एक कंप्लीट स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाएगा। जबकि जो दूसरा जो सेटअप इन्होंने किया है सेट 2, उसमें इन्होंने आरएनएज एच को यूज़ नहीं किया है। तो सेट 2 की बात की जाए तो सेट 2 में इन्होंने आरएनएज एच को यूज़ नहीं किया है। तो अब आरएनएज एच को यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि मैचुरेशन नहीं होगा। मैचुरेशन नहीं होगा तो ओकाजाकी ही बनेंगे, यानी कि जो फ्रैगमेंट्स हैं वही बनेंगे, एक कंप्लीट स्ट्रैंड नहीं बन पाएगा। तो सेट 2 में जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो छोटे बनेंगे, और सेट 1 के अंदर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कंप्लीट बनेगा, राइट। और जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो जेल होता है, हम उस जेल के ऊपर जो वेल्स हैं उनके अंदर हम हमारे सैंपल को लोड करते हैं, और सैंपल को लोड करने के बाद में हमारा स्ट्रैंड कहाँ तक जा रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो सेट 1 की बात की जाए तो सेट 1 के अंदर देखो कंप्लीट सेट, यानी कि लार्ज स्ट्रैंड बना है। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो काफ़ी लंबा बनेगा, और सेट 2 में ये स्मॉल स्ट्रैंड्स बनेंगे। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो स्मॉल स्ट्रैंड्स हैं वो मूवमेंट ज़्यादा देंगे, और जो लार्ज स्ट्रैंड हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो दिस इज़ फॉर जो मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में होता है। तो इट मीन्स जो हमें ये वाला, एक मिनट रुक जाओ यार, जो बैंड हमारा फर्दर मूव कर रहा है दिस इज़ स्मॉल स्ट्रैंड।
आंसर्स आप लोगों ने दिए थे, बाकी लोगों को भी इश्यूज थे, कुछ को हो सकता है कि समझने में दिक्कत रही थी। एक बार कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद में आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ लेना ना। तो जो फार्दर सबसे दूर जो मूव किया है वो छोटा स्ट्रैंड है, और जो काफ़ी दूर नहीं जा पाया है इट मीन्स दैट वाज लार्ज स्ट्रैंड, राइट। तो डेफिनेटली हमारा जो सेट 1 है, सेट 1 के साथ में हम इसको जोड़ेंगे एंड सेट 2 के साथ में हम इसको जोड़ेंगे। अब आप अपने ऑप्शंस पे जा सकते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ द लेबल डीएनए फ्रैगमेंट बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2। देखो डिफरेंस तो है, एक स्ट्रैंड तो बहुत आगे चला गया, एक पीछे ही रह गया। तो जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसमें डिफरेंस तो है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, ये बात तो गलत है। एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस, कि हमें एक क्लियर कट डिफरेंस मिलेगा इन द मोबिलिटी ऑफ द लेबल डीएनए फ्रैगमेंट, यस, बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2, यस, दोनों एक ही बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करेंगे, उनके बीच में क्लियर कट डिफरेंस मिलेगा, यस, दिस वन इज़ करेक्ट। The mobility of a newly synthesized labeled DNA fragment in case of set 1 is faster। तो सेट 1 के अंदर तो ये फास्ट नहीं है, ये स्लो है, पीछे रह गया ना। तो सेट 1 के लिए फास्टर गलत है, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग। एंड द मोबिलिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड लेबल डीएनए फ्रैगमेंट इन केस ऑफ सेट 1 इज स्लोवर, यस, दिस इज स्लोवर कंपेयर टू सेट 2, कि सेट 2 वाला फास्ट है, आगे तक गया है, और सेट 1 वाला स्लो है, दिस इज़ ऑल टुगेदर करेक्ट। तो बी एंड डी स्टेटमेंट हमारे राइट है, तो ए नहीं हो सकता, और यहाँ पे सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें बी एंड डी राइट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। मीन्स थोड़ा सा ये समझना था कि आप नया स्ट्रैंड बना रहे हो, ठीक है, वो बन जाता है, लेकिन बनते समय प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर्स को निकालना पड़ता है। और फिर जब इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आरएनएज एच लिया है या नहीं लिया है, तो अगर हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि आरएनएज एच का रोल है वो प्राइमर रिमूवल एंड देन आफ्टर मैचुरेशन के लिए आता है। और फिर थोड़ा आप ऐसे सोचें कि अगर प्राइमर निकल गया तो गैप भर दिया जाएगा और बाद में लाइगेज के थ्रू उसको सील कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि देखो यहाँ पे इन्होंने आरएनएज एच के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मल जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं सबको फुलफिल मानेंगे, केवल जो डिफरेंस आपको दिया गया बस उसको अप्लाई करेंगे, बाकी चीज़ें सारी की सारी अप्लाई करेंगे। और जो भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, वो सेलुलर कंडीशन में जो भी होता है हमें वैसे ही लेना होता है, राइट। तो मैचुरेशन होने पे स्ट्रैंड पूरा बन जाता है, और स्ट्रैंड पूरा बन जाएगा तो उसका मोमेंट स्लो होता है, बस इसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिजाइन था। तो देखा जाए तो एक छोटा सा टेक्निक है स्ट्रैंड सेपरेशन का, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स की जो लेंथ है उसकी मोबिलिटी के बिहाफ के ऊपर हम स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पे रेप्लिकेशन के साथ में, और रेप्लिकेशन का भी एक पार्ट उसमें डाल दिया कि जो नया स्ट्रैंड बनता है उसके मैच्योर होने में आरएनएज एच का रोल है या नहीं है। तो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन मान सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हमें आरएनएज एच वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइमर रिमूवल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक बनता है क्वेश्चंस के लिए, तो वैसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है। फिर एक पार्ट सी का क्वेश्चन बना हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि हमारे 4 नंबर यहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी हो आपकी, आपको कोई डाउट हो बता सकते हैं। ओके देन, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही है, और स्पेसिफिकली जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो डेडिकेट एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्योंकि जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है तो रेप्लिकेशन जहाँ पे प्रोसीड हो रहा है वहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं,
और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, क्योंकि एट ए टाइम सेल के अंदर आरएनए भी बन रहा होता है और डीएनए भी बन रहा होता है। तो आरएनए बनते समय तो राइबोन्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं, और जब डीएनए की चेन बनानी हो तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये काम में आते हैं। तो एंजाइम के सामने तो दोनों ही चीज़ें होती हैं कि एंजाइम जो है उसके सामने डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड और आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड दोनों ही होते हैं, लेकिन एंजाइम कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, और डीएनए बनाने वाला एंजाइम चैन के अंदर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ता है, राइबोस शुगर वाले नहीं जोड़ता। तो ये थोड़ा सा जो पॉलीमरेज की एबिलिटी और एफिशिएंसी है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो ऑल्दो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आर प्रेजेंट एट अप्रोक्सीमेटली 10-fold हायर कॉन्सेंट्रेशन देन डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनटीपी जो होते हैं उनकी तुलना के अंदर जो आरएनटीपी जो होते हैं ये 10 गुना ज़्यादा होते हैं। कि अगर हम डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को 10 गुना लेंगे तब जाकर के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो पाती है, बट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए एट ए रेट दैट इज मोर देन 1000-fold लोअर देन डीएनटीपीज। मीन्स जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो संख्या में तो ज़्यादा हैं, कॉन्सेंट्रेशन में तो ज़्यादा हैं, लेकिन डीएनए के अंदर इनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो काफ़ी लो है, यानी कि रेयरली ही जोड़ा जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज, तो ऐसा क्यों हो जाता है, यानी कि जैसे एक पॉलीमरेज एंजाइम है, तो पॉलीमरेज एंजाइम को तो कुछ नहीं करना होता, जो 3' OH है उसके ऊपर किसी के 5' फॉस्फेट को जोड़ना होता है, और ऐसे 5' फॉस्फेट तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के पास भी हैं, और ऐसे 5' फॉस्फेट तो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के पास भी हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन डीएनए के अंदर वो आरएनए को तो नहीं जोड़ता, वो तो इसी को जोड़ता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन में कम है उसी का इस्तेमाल क्यों करता है, या पॉलीमरेज को पता कैसे चलता है, या कौन सी मैकेनिज्म पॉलीमरेज एक्सप्लॉइट करता होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो पॉसिबल जो रीजन है वो क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, मान लीजिए कि आपको ये नहीं पढ़ा हुआ, आपने कभी नहीं देखा कि ऐसा क्या होता है, क्या वजह होती है, फिर भी आप थोड़ा सा ऐसे जज कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं चलता, कि वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकता कि डिऑक्सी वाले और राइबोस वालों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन अगर उसको नहीं आता तो फिर वो डीएनए के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लगाता, ना कि वो 1000 गुना ज़्यादा एफिशिएंटली वो डीएनए वालों को लगाता। तो डिस्क्रिमिनेशन तो उसको आता है, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है कि जो कम है उसको कम लगाए और ज़्यादा है उसको ज़्यादा लगाता, तो हम कहते हैं कि उसको पता नहीं चल रहा। पता तो उसको चलता है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो करता है, ठीक है। लेकिन फिर आगे ये कहना चाह रहा है कि बट एज सून एज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए चेन, कि अगर उसने गलती से राइबोन्यूक्लियोटाइड वाले को लगा भी दिया तो दे आर हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2' OH, कि जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के पास जो 2' OH है उसकी वजह से ये हाइड्रोलाइज होकर के निकल जाता है। ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि चैन के अंदर जब अटैचमेंट की बात आती है, या चैन को जब इलोंगेट करने की बात आती है, जब चैन को इलोंगेट करना हो तो इलोंगेशन के लिए केवल 3' OH नीडेड होता है, और ये तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के पास भी होता है। अब बनने वाली चैन टिकेगी या नहीं टिकेगी वो अलग बात है, एक आरएनए की चैन हो और एक डीएनए की चैन हो, तो स्टेबिलिटी किसके पास होगी वो अलग बात है, कि स्टेबिलिटी उसके पास होगी जिसके पास 2' के ऊपर OH है वो नहीं है। तो चैन बनने की बातें हो रही हैं, चैन की स्टेबिलिटी की बातें नहीं हो रही हैं। तो जो 2' OH है वो अनस्टेबिलिटी के लिए काम करता है, तो हम उस चीज़ को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनस्टेबिलिटी का इशू आपको पता हो, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आप समझ पा रहे हैं तो आप ये भी कंफर्म कर लेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, ऐसा तो नहीं कि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज। ठीक है, वही बात है, नहीं हो सकता ऐसा। बट क्या कह रहे हो?
ब्रेक हो रही है सर बटन बीच बीच। बाकी के पास भी इश्यू है क्या? ठीक है, आप ना सर। रिकनेक्ट हो जाए ना। लेकिन जैसे ही वो कोई राइबोन्यूक्लियोटाइड अगर लगा दे, बट एज सुन एज राइबोन्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट इन द डीएनए चेन, दे आर एक्साइज बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपने प्रूफ रीडिंग को पढ़ा है, एंड प्रूफ रीडिंग फॉर मिस इनकॉर्पोरेटेड डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स ने अगर वो गलत लगा दिया हो, मिसमैच हो गया हो, तो उसके लिए होता है, ना कि राइबोस शुगर वाले के लिए होता है। और अगर ये भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इतना ज़रूर सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि डीएनए वाला सामने आ गया तो उसको लगा दिया, आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड सामने आ गया तो उसको लगा दिया, तो ऐसे तो प्रोबेबिलिटी तो आरएनए वाले की बहुत ज़्यादा है। और अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जानी है, जो कि सपोर्टेड नहीं है। तो ये बातें भी गलत हैं कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली डिस्क्रिमिनेट, कि उसको पता चलता है और वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ये सही बात है, बिटवीन राइबोस वाले और डीऑक्सी राइबोस वाले ट्राइफॉस्फेट के बीच में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट्स न्यूक्लियोसाइड बाइंडिंग पॉकेट, यानी कि आपने जो एंजाइम लिया कि ये पॉलीमरेज एंजाइम है, तो इस पॉलीमरेज एंजाइम की जिस जगह पे पॉलीमराइजेशन का काम होता है, दिस इज एक्टिव साइट। तो इस एक्टिव साइट के ऊपर जो भी सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट कौन आता है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आते हैं। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और कैन नॉट अकोमोडेट द 2' OH ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड, यानी कि आप जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है या जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है उसके 3D को आप एज्यूम करें और फिर ये मान के देखें कि हमारा जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट के ऊपर एक अच्छे से आ पाता है और एक अच्छे से नहीं आ पाता है। दो चीज़ें यहाँ पे अप्रोच कर रही हैं, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट वाला और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट वाला। लेकिन जो डीऑक्सी वाला है वो बहुत अच्छे से यहाँ अप्रोच कर पाता है, कम होने के बावजूद भी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/10 है, लेकिन फिर भी ये 1000 गुना ज़्यादा आता है, 1000 टाइम्स मोर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी तुलना में 10 टाइम्स ज़्यादा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन फिर भी ये 1/1000 टाइम्स इनकॉर्पोरेट होता है। तो एक वो है जो कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बावजूद भी अच्छे प्रकार से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट इसको सपोर्ट कर रही होगी। और फिर दूसरी साइड में वो है जो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा है लेकिन फिर भी यहाँ अच्छे से नहीं आ पाता है, यानी कि 1000 गुना कम इनकॉर्पोरेट होता है। इसका मतलब हमारा एंजाइम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ये सही से सेट नहीं होता होगा। एंड देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस? तो ओनली डिफरेंस तो 2' OH का ही तो है, कि दोनों के अंदर केवल एक जगह पे अंतर आता है कि राइबोस शुगर में 2' OH है और डीएनए वाले के अंदर नहीं है। तो केवल जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर हमारा स्टेटमेंट भी वही बात कर रहा है, और फिर स्टार्टिंग में भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन तो कर पाता है और हमने रिजल्ट में भी देखा कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट, कि ये कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है। देन कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो गलत ही होगा। सिंस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन सेल इज 10⁶ टाइम फास्टर देन रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन की तुलना में ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट कैन नॉट कम्पीट विथ आरएनए पॉलीमरेज फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो जो रेप्लिकेशन है वो एक अलग मैकेनिज़्म है, ट्रांसक्रिप्शन है वो एक अलग मैकेनिज़्म है, और ये भी कोई हमेशा अप्लाई होने वाली चीज़ नहीं है कि जब भी रेप्लिकेशन होगा उस समय ट्रांसक्रिप्शन हो रहा ही होता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब सेल रेप्लिकेशन कर ही नहीं रही है, केवल ट्रांसक्रिप्शन ही होता है, और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब सेल ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रही है, केवल रेप्लिकेशन ही हो रहा होता है। तो रेप्लिकेशन में काम आता है डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है आरएनए पॉलीमरेज। तो हम इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके, और एंजाइम हमारा किसी को कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो और compete जैसा हम यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दो डिफरेंट प्रोसेसेज हैं, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो जब एंजाइम काम कर रहा है तो सामने डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड काफ़ी कम होने के बावजूद भी अच्छे प्रकार से वही आते हैं, और राइबो न्यूक्लियोटाइड वाले ज़्यादा होने के बावजूद भी नहीं आ पाते हैं। तो कारण क्या है कि उसके एक्टिव साइट के ऊपर जो आरएनए वाला है वो टोटली फिट नहीं होता है, केवल डीएनए वाला जिसका 2' OH मिसिंग होता है वही फिट होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? सर। ओके, इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे लास्ट टॉपिक से ही था कि जो टीलोमर क्रोमोसोमल एंड्स होते हैं उनके रेप्लिकेशन को लेकर के जो इश्यूज थे, और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कैसे लेंथ को मेंटेन किया जाता है टीलोमर सीक्वेंसेस को, वहाँ से था कि टीलोमर रेगुलेशन इज़ क्रूशियल फॉर सोमेटिक एंड जर्म सेल लाइंस। तो चाहे सोमेटिक सेल हो या जर्म लाइन की सेल हो, जब भी सेल डिवाइड करती हैं तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम के जो किनारे हैं उनके लॉस्ट होने का खतरा होता ही है, और टीलोमर सीक्वेंसेस को मेंटेन करना ज़रूरी ही होता है। फॉर दिस ए कंट्रोल्ड मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू अलाउ और नॉट। तो एक ऐसी कंट्रोल मैकेनिज्म पाई जाती है जो या तो अलाउ करती है या नहीं अलाउ करती है। ठीक है ना, कि परमिशन देती है या नहीं देती है। किस चीज़ की परमिशन? टू असेस टीलोमर सीक्वेंस बाय टीलोमरेज, कि टीलोमरेज वहाँ पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इसको डिसाइड करने का कोई मैकेनिज्म काम करता है कि टीलोमरेज जुड़े या ना जुड़े। क्योंकि टीलोमरेज जुड़ेगा तो चेन या एंड है वो इलोंगेट हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो नहीं होगा, राइट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो मॉलिक्यूलर रेगुलेशन के रिगार्डिंग यूकैरियोट्स में काम करते हो, तो उनको हम देखेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं पी वाला, कि सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग एट द 3' एंड। तो क्रोमोसोम के किनारे के ऊपर जो 3' ओवरहैंग होता है इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेंस्ड बाई TRF प्रोटीन। तो जो देखो TRF1 एंड TRF2 जो हैं, TRF1 एंड 2, ये बाइंड तो करती हैं डबल स्ट्रैंड के ऊपर, बाइंड्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, बट दे सेंस द सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पे यही लिखा था कि सेंस बाय TRF प्रोटीन, तो ये तो सही है। फिर था कि डबल स्ट्रैंडेड टीलोमर रिपीट लेंथ, कि जो टीलोमर के अंदर एक रिपीट सीक्वेंस बार बार आती है तो टीलोमर रिपीट ही होते हैं, और उनकी जो लंबाई है लेंथ एक्ट एज ए नेगेटिव रेगुलेटर, कि उसका जो कंट्रोल है वो नेगेटिव तरीके से होता है, कि अगर ये रिपीट लंबा होगा तो उसका नेगेटिव, यानी कि जो भी हम उसकी और लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो नेगेटिवली यानी कि नहीं होगी, और अगर रिपीट छोटी है तो इलोंगेशन होगा, ऐसे। तो नेगेटिव कंट्रोल के रूप में ही काम करता है, कि जब तक टीलोमर छोटे नहीं होते तब तक टीलोमर को लंबा नहीं किया जाता है, तो एक नेगेटिव वे में ही ये लेंथ काम करती है, तो ये भी सही बात है। फिर तक कि जो POT1 है, POT1 जो सिंगल स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर जाकर के बाइंड करता है, अलाउस टीलोमरेज टू असेस द 3' ओवरहैंग फॉर इलोंगेशन व्हेन फ्री POT1 आर हाई इन साइटोप्लाज्म। देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है उसके बाद में एक 3' ओवरहैंग है, और ओवरहैंग के ऊपर ये POT1 लगे रहते हैं। तो जो POT1 है, POT1 अलाउज टीलोमरेज टू असेस द 3' ओवरहैंग। तो POT1 अलाउ नहीं करता, वो तो रेस्ट्रिक्ट करता है, कि अगर यहाँ पे POT1 जुड़ा हुआ है तो टीलोमरेज बाइंड नहीं कर पाता। अगर यहाँ पे नहीं होते POT1 तो टीलोमरेज बाइंड कर पाता है, तो अलाउज असेस नहीं है, इट अलाउज टू असेस द हैंग, ऐसा नहीं है, राइट। तो दिस वन इज रॉन्ग। फिर था कि बोथ 3' एंड 5' एंड्स आर इलोंगेटेड बाय टीलोमरेज in successive steps of template dependent DNA synthesis।
तो देखिए कि जो टीलोमरेज है ये तो केवल 3 प्राइम ओवरहैंग को लंबा करता है ओनली। जो 5 प्राइम किनारा है वो तो नॉर्मल पॉलीमरेज के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है। तो नॉर्मल जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो करते हैं, और फिर एक बार 3 प्राइम ओवरहैंग लंबा हो गया, फिर 5 प्राइम हो गया, तो सक्सेसिव, ये तो ठीक है। लेकिन टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम का तो होता है लेकिन 3 प्राइम का नहीं होता है, तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ओके, तो हमारे जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। सर अगर इस पॉट 1 की जगह अपन टीआरएफ कॉम्प्लेक्स कर दें कहाँ पे? तब ये सर्च कर लेगा कहाँ पे? स्टेटमेंट आर में। स्टेटमेंट आर में पॉट 1 की जगह पे टीआरएफ कॉम्प्लेक्स। नहीं, तो यहाँ पे आप टीआरएफ लेंगे है ना, आप 3 प्राइम ओवरहैंग के ऊपर टीआरएफ ले नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह तो यहाँ है। नहीं सर, हम इसको कहाँ ले रहे हैं, हम तो असेस करवा रहे हैं 3 प्राइम ओवरहैंग को ऑनली। नहीं, असेस देखो, कल हमने यही तो डिस्कस किया था कि 3 प्राइम किनारे के ऊपर कोई आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, डिपेंड करता है कि पॉट 1 यहाँ पे है या नहीं। हालांकि पॉट 1 तो साइटोप्लाज्म में है ना। नहीं, साइटोप्लाज्म में तो है ही, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज को देखो ना कि पॉट 1 अलाउज, तो पॉट 1 अलाउ थोड़ी करता है, पॉट 1 तो रेस्ट्रिक्ट करता है। जब ये खुद आ जाएगा तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया ना स्पेस को, तो फिर ये ऑक्यूपाई कर लिया तो फिर पॉलीमरेज को कहाँ आने देगा, टीलोमरेज को कहाँ आने देगा? तो टीआरएफ को अलाउ कर देता है ना टीलोमरेज को असेस करने के लिए। अगर पॉट 1 साइटोप्लाज्म में ज्यादा है तो ओवरहैंग पर कम होगा। देखो, बात ऐसी है कि आप इसको फॉलो करें कि पॉट 1 अलाउज, सोचना जरा, पॉट 1 अलाउ करता है क्या? पॉट 1 नहीं करता सर। तो ये गलत है। पॉट 1 अलाउज टीलोमरेज नहीं करता टू असेस ओवरहैंग। तो ऐसे कह रही थी ना कि अगर टीआरएफ देते हैं तब भी स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा क्या? अच्छा, टीआरएफ अलाउज टीलोमरेज टू असेस। यस। तो फिर बात ऐसी कि टीआरएफ अलाउ करता है ऐसे नहीं बोल पाएंगे ना अपन कि टीआरएफ थोड़ी अलाउ करता है, वो तो सेंसिंग करता है। इसका काम तो सेंसिंग करना है, और सेंसिंग भी किस चीज़ की, कि सिंगल स्ट्रैंड कितना लंबा है उसको सेंस करता है। तो बस, यानी कि टीलोमरेज से कनेक्शन टीआरएफ का डायरेक्टली नहीं है, बीच में पॉट 1 आ जाता है। ठीक है, अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन और आप लोगों ने शेयर किए थे, तो ये था कि गिवन बिलो आर सेट ऑफ एंजाइम्स इन कॉलम फेस्ट। तो कॉलम फेस्ट में तो आपके पास एंजाइम है और उनकी एक्टिविटी कॉलम सेकंड में है। यहाँ पे उनकी एक्टिविटी है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट पेपर्स में काफ़ी आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्शन वाइज देख लीजिए कि सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट का सिंथेसिस तो एप्सिलॉन करता है। राइट, और लीडिंग स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस है ये पॉलीमरेज डेल्टा करता है। मीन्स आर में हमारे पास आना चाहिए 1 एंड एस में हमारे पास आना चाहिए 2। इसके बाद में डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड लाइगेशन, यानी कि डेल एल के +-2। तो ये काम टोपोआइसोमरेज सेकंड का है। तो सेकंड से ये आएगा, यानी कि क्यू से
3 होना चाहिए। और सिंगल स्ट्रैंड निकिंग के एक स्ट्रैंड में कट लगा के डेल एल के में +-1 का चेंज करना, ये काम टोपाइसोमरेज फर्स्ट का होता है। तो पी में 4 होना चाहिए। तो पी में 4 हो एंड क्यू में 3rd हो, पी में 4 हो, क्यू में 3rd हो, एस में 2 हो, तो ये तो गलत है यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए रॉन्ग हुआ था लास्ट टाइम। नहीं, वो तो क्वेश्चन गलत हो गया, वो तो खैर मान लो कि उस समय की बात है, लेकिन ये कि अभी हम इसका आंसर क्या निकालने वाले हैं, तो ये तो रॉन्ग है। तो पी क्यू R1 एंड S2 ये सही है, ठीक है। आंसर की ऑफिशियल वाली में इसका आंसर ए था। नहीं, ए तो नहीं हो सकता, ए तो होगा ही नहीं भाई, ए तो होगा ही नहीं ना। तो हो सकता है कि वहाँ पे बोनस वगैरह ही रखा होगा इन्होंने। आंसर तो यही होना है, क्योंकि ये चीज़ तो हम डायरेक्टली ही देखा हमने, ओकाजाकी को हमने इसी से जोड़ा है और लीडिंग को हमने एप्सिलॉन से जोड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और आपको अगर फ्यूचर में इन चीज़ों पे जाना नहीं है, अगर आंसर की में ये डाला भी गया है तो ये रॉन्ग ही है। आपको तो यही रेडी रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट में यही रहना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको साफ दिख पा रहा है क्या? ठीक है, ये भी रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही है। In the figure, replication of DNA beginning from the origin of replication of chromosome of a newly identified bacterium having a double-stranded circular DNA genome is shown। तो कोई सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये उसका ओवरआई साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। Characterization of DNA polymerase responsible for genome replication shows that DNA synthesis occurred in 5' to 3' direction। तो यस, यही होता है। And it depends on the presence of a primer, कि प्राइमर की ज़रूरत होती है। As in the case of E. coli, प्राइमर तो चाहिए होते हैं। Polarities of DNA यानी कि 5' to 3' are shown, तो डायरेक्शन भी आपको दिखाई हुई है। Replication begins at point marked O, तो रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट ओ। रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, इस जगह से, ओके। ऑन द लेफ्ट ऑफ द बबल, तो बबल तो यही था और बबल के लेफ्ट में ही हुआ है। दिस इज द लेफ्ट ऑफ द बबल, ठीक है। एंड बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड कॉन्करेंटली, यानी कि दोनों का रेप्लिकेशन एक साथ हुआ है। कॉन्करेंटली का मतलब एक ही टाइम के ऊपर। तो ये स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हुआ है और उसी समय पे ये स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हुए हैं। तो दिस वन इज लाइक लीडिंग एंड दिस आर लाइक लैगिंग, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह हमारी यही है कि दिस वन इज द 5' to 3' और डायरेक्शन आपकी मेंशन भी है, तो डायरेक्शन का तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे, ओके। द लॉन्गर एरो, ऊपर वाला जो लॉन्गर एरो है, इनसाइड द बबल शो द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। वेयर आर द शॉर्टर आर्म एरो जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट को बता रहे हैं, यस यही था। द मॉडल डिपिक्ट्स ए, तो ये जो तरीका था, रेप्लिकेशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में ये बबल खुला। तो अभी हमें इस डायग्राम को देख के ये लगता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क इधर जा रहा है और इस साइड में कोई रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं है, नो फॉर्क। अदरवाइज़ हम जो नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसमें तो हमारे ओवरआई से दोनों साइड में रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीड होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही साइड में रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीड हुआ है। तो जैसा हम नॉर्मली बाई डायरेक्शनल को लेकर के अप्लाई करते हैं, यहाँ उसका हाफ रह जाएगा कि एक साइड में रेप्लिकेशन फॉर्क गया ही नहीं है, तो सारा हम सिंगल साइड यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग देने वाले हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, यस एक ही फॉर्क है, एक साइड में जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल है। वेर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट मार्क सी
जो सी है, दिस वन इज सी, प्रायर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी। तो ये भी सीधी सी बात है कि सबसे पहले यहाँ से अनवाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ ORI होती है वहाँ से DNA खुलना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यही खुला था, उसके बाद में ये खुला होगा, फिर ये खुला होगा, यानी कि फॉर्क इधर जा रहा है तो सबसे पहले सी वाला ही बना है। तो यस कि सी जो है वो प्रायर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी, कि ए एंड बी से ये पहले ही बना है, तो दिस इज़ करेक्ट वन। और चीज़ें तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाई डायरेक्शनल तो नहीं है, बाई डायरेक्शनल तो नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट ए, दिस वन इज़ प्रायर टू, नहीं, ए तो सबके लास्ट में है, तो ए का सिंथेसिस तो सबसे लास्ट में हुआ है, तो गलत है स्टेटमेंट ये वैसे बाई डायरेक्शनल के लिए गलत है। ठीक है, ओके इसके बाद में एक और क्वेश्चन आप लोगों ने ये शेयर किया था, और ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का है। और सेल बायोलॉजी में जो साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं अपन। एन इन्वेस्टिगेटर एक्सप्रेस ए ग्रीन फ्लूसेंस प्रोटीन, फ्यूज्ड प्रोटीन है, GFP फ्यूज्ड प्रोटीन इसने ले ली, दैट लोकलाइज, और ये प्रोटीन हमें कहाँ मिलती है, लोकलाइज कहाँ पे होती है, टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो जो गोल्जी है उस गोल्जी की, जैसे जो गोल्जी अपरेटस है उस गोल्जी की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये उस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर मिलने वाली प्रोटीन है, यानी कि जहाँ भी ये प्रोटीन होगी वो गोल्जी होगा, ऐसे हम उसको ढूंढ सकते हैं। ओके, अपॉन यूजिंग GFP सिग्नल इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, कि हमने एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ किया और हम देख सकते हैं कि हमारा सिग्नल कहाँ पे है। इट नोटेड दैट GFP इज पेरीसेंट्रोसोमल इन इट्स लोकलाइजेशन। तो ये सेंट्रोसोम है, पेरीसेंट्रोसोम, यानी कि जो सेंट्रोसोम है ये उसके बाहर है, सेंट्रोसोम के पेरीसेंट्रोसोमल। जब गोल्जी अपरेटस फुल्ली फंक्शनल है तो उस समय पे सेल है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस यानी कि इंटरफेज में है वो, और उस समय पे सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस यहाँ दिखा रखा है इन्होंने, दिस इज गोल्जी अपरेटस। और सेंट्रोसोम के बाहर है ना, कि सेंट्रोसोम सेंटर में है और उसके आसपास ये गोल्जी लगा हुआ है, और ये पहली कंडीशन है। उसके बाद में क्या किया कि ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट ऑफ सच GFP एक्सप्रेसिंग सेल, कि ऐसी सेल जिसमें ये सब चल रहा था हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। और ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं हम, विथ ए न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग, कि हमने कोई ड्रग अभी अभी डिस्कवर की है और हमने वो ड्रग इस्तेमाल कर दी, और ये ड्रग क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है गोल्जी इनटू स्मॉल वेसाइकल। तो जो गोल्जी है उसके टुकड़े हो जाएंगे, और गोल्जी के टुकड़े होने पे छोटी छोटी वेसाइकल्स बन गई, यानी कि जो अपरेटस था ये फ्रेगमेंटाइज हो गया और इसने वेसाइकल्स बनानी, और वेसाइकल्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। ये ऐसा हमें फिगर 2 में दिखाया हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो भी हुआ होगा या ड्रग ने जो भी किया होगा वो ये था कि गोल्जी यहाँ अपनी एक पोजीशन पे था, और यहाँ पे गोल्जी की कोई पोजीशन नहीं है, यानी कि पोजीशन उसकी डिस्टर्ब हो गई है और वो फ्रेगमेंटाइज हो गया है। और फिर हमारी कॉन्सेप्ट हमें ये कहती है कि जब सेल रेस्ट कर रही होती है तो उसमें सेंट्रियोल होता है, और इस सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो निकलते हैं,
और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से ही जो ऑर्गेनेली हैं उनको अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर पोजीशन किया जाता है। जो ऑर्गेनेली पोजीशनिंग होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से होती है। और जब सेल रेस्ट कर रही होती है इंटरफेस, तो इंटरफेस के अंदर ऑर्गेनेली की पोजीशन अलग होती है, और जब सेल डिवाइड करने के लिए जाती है तो प्रोफेज के अंदर ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी कि डिवीज़न से पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग प्रकार के होते हैं और डिवीज़न के दौरान दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स वो बन कर के आते हैं। हालांकि जो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल भी डिवाइड कर जाता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है। तो हमारे वाले केस के अंदर एक ऑर्गेनेली हमें दिया था और ये था गोल्जी एपरेटस, और वो अपनी जगह पे था, लेकिन हमने जो भी किया उससे इसकी जगह ख़राब हो गई, पोजीशन डिस्टर्ब हो गई। यानी कि इसने जो भी किया होगा उसने इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टर्ब किया होगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज़ को कहीं पे लगा रहे हो और उसके लगाने के लिए आपको कोई वायर चाहिए, और आप देख रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो वायर टूट गया होगा, यानी कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टर्ब हुए होंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये मान लीजिए कि आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है और ये इसका प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, और माइनस एंड है वो सेंट्रियोल के अंदर धंसे रहते हैं। और जो भी ऑर्गेनेली हमें भेजना होता है, सेंटर से बाहर की तरफ भेजना होता है, तो जो भी कार्गो हम बाहर की तरफ भेजते हैं वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में जुड़ कर के जाता है। और कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं, और ये मोटर प्रोटीन किसी कार्गो को अपने साथ जोड़ के और माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चलती हैं। जैसे जो मान लीजिए कि हमारे पास ट्रेन का एग्जांपल लें, तो जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर इंजन लगता है, और फिर वो जो भी मटेरियल है, लगेज है, उसको कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पे मोटर प्रोटीन करती है। लेकिन हमारा जो मटेरियल था, यानी कि जो गोल्जी जब बनता है तो ये वेसाइकल्स इकट्ठी होकर के गोल्जी बनाती हैं, तो गोल्जी को अपनी पोजीशन पे लगाने के लिए इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल करके और इस डायरेक्शन के अंदर, इनके सेंटर से बाहर की तरफ इसको पोजीशन किया गया था। तभी तो इसका न्यूक्लियस की तरफ एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है, बीच में मीडियन फेस होता है। तो ये जो पोजीशन और अरेंजमेंट और न्यूक्लियस के रेफरेंस के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ है, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से लगाया जाता है। और किसी भी ऑर्गेनेली को माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से प्लस एंड की तरफ भेजना या बाहर की तरफ भेजना, वो सब मोटर प्रोटीन करती है। और यहाँ पे कार्गो हमारा सेंटर से बाहर की तरफ गया है, तो हमारी मोटर प्रोटीन वो होगी जो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड की तरफ जाती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड से प्लस एंड की तरफ जो प्रोटीन जाती है वो प्रोटीन है डायनिन, दैट इज़ डायनिन। तो एक तो हमारा डायनिन प्रोटीन डिस्टर्ब हुआ होगा कि मटेरियल हमारा बाहर एक जगह पे जाना था, वहाँ नहीं गया, और फिर जो कनेक्शन हमें चाहिए थे साइटोस्केलेटन के वो टूट गए, और ये कनेक्शन माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं। तो एक तो हमारा डायनिन कॉम्प्लेक्स है, ये डिस्टर्ब हुआ होगा कि हमारी ड्रग ने किसको डिस्टर्ब किया, या ड्रग का टारगेट कौन है। तो एक तो डायनिन डिस्टर्ब हुए हैं, राइट। और दूसरा फिर ये था कि मायोसिन जो प्रोटीन है वो उसके रिवर्स काम करती है, ये हम नहीं ले पाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टर्ब हुए हैं, यस। और फिर एक प्रोटीन आती है डाइसर प्रोटीन। डाइसर प्रोटीन एक अलग प्रोटीन है जो साइलेंसिंग होती है, जो जीन साइलेंसिंग होती है, जो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ना, आरएनए आई के थ्रू जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आरएनए मीडिएटेड इंटरफेरेंसेज या जो जीन साइलेंसिंग होती है उसमें काम आती है। डाइसर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्ट में साइटोस्केलेटन में डाइसन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसका डायरेक्शन रिवर्स है। तो केवल डायनिन और माइक्रोट्यूब्यूल, इनको डिस्टर्ब करने पे हमारे रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं। और ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। सर मेरे को इसमें ये कंफ्यूजन था कि डायनिन माइनस एंड ओरिएंटेड है, प्लस टू माइनस। नहीं तो वो तो आपने पढ़ा है, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? तो यहाँ पे तो ये न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो प्लस एंड की तरफ जा रहे हैं, ना कि माइनस की तरफ। तो यहाँ पे काइनेसिन होना चाहिए था। अरे तो न्यूक्लियस कहाँ जा रहा है? न्यूक्लियस की तरफ कहाँ जा रहा है? आपके पास कोई ऑर्गेनेली अपनी जगह पे था और वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसका मतलब क्या है? वो तो कहीं भी जा रहा है। एक तो आप कहते हैं कि किसी को इशारा कर दिया कि आप उस जगह पे बैठ जाओ, तो आप इशारा कर रहे हो तो बैठा हो। अगर आपने इशारा हटा दिया तो कहीं भी बैठ सकता है, इसका मतलब कौन डिस्टर्ब हुआ है। और फिर आप इसको भेजते हो
तो वो भेजने का मतलब क्या है? मोटर प्रोटीन। प्लस एंड की तरफ भेजोगे ना आप। हाँ। तो ये तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं तो वो तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई ये सब है, लेकिन असली काम तो क्वेश्चन का ही रह जाता है। और इसी के लिए तो मैंने आपको बार बार यही कहा है कि जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम नहीं करते और रिपीटेड काम नहीं करते और हमारी गलतियाँ क्या हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं करते, तब तक हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो वन बाय वन, और एक क्वेश्चन क्या पता आपको कब 4 नंबर दे कर जाएगा, ये है ना बड़ी चीज़। तो कौन सी क्लास से आपके 8-10 नंबर आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन से आपके 4 नंबर श्योर हो सकते हैं। तो इसलिए तो हर दिन अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास, तो हर दिन का काम बहुत बढ़िया से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिपीट करो, आपकी गलतियाँ क्या थी उनको ट्रेस करो और उन गलतियों को इम्प्रूव करके कॉन्सेप्ट को करेक्ट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम तो दिक्कत ना आएगी ना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के द्वारा शेयर किए गए थे, तो एक बार हमारा इनका डिस्कशन रहा।